ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानने का तरीका क्या है कि दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स देन ओनली मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मतलब हमें सोचना है सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है तभी हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात सोचनी है। और दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहले कंडीशन ये राइज होता है, या क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में सोचता हूँ तो सिग्मा बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड्स हैं, अल्कीन हो गया, अल्कोहल्स हो गया, ईथर्स हो गया, तो जहाँ भी अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो उस सिग्मा बॉन्ड के अंदर हम फ्री रोटेशन सोच सकते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के अंदर अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो उसका मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नया क्वेश्चन राइज होता है कि पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्शन है। तो हाँ, पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर मैंने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया दूसरा पाई बॉन्ड बना दिया तो पाई बॉन्ड के केस में, जैसे मान लो मैंने एक केस लिया जिसमें मैंने ये एग्जांपल लिया कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड का अगर देखा जाए कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, अगर मैं इस पर्टिकुलर का ऐसा एनालाइज कर लूँ और ये दोनों मिथाइल ग्रुप है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर दोनों मिथाइल एक साइड है तो इसका एक कॉन्फिगरेशन बोला जाएगा, और इस पर्टिकुलर को मैं कितना भी रोटेट करूंगा तो ये हमेशा ही एक ही जैसा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये रूप को बोला जाएगा सिस। लेकिन अगर यही दोनों मिथाइल अपोजिट डायरेक्शन में होते और इस तरह से ओरिएंट होते, इसका एक मिथाइल ऊपर है और दूसरा मिथाइल नीचे है, क्लियर, और डबल बॉन्ड के लॉन्ग यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका ये जो कॉन्फिगरेशन बोला जाएगा, दिस कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड एज ट्रांस। तो इसका स्पेस में इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अलग है और स्पेस में इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन अलग है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से दो स्ट्रक्चर का ओरिजिन होगा, एक में डबल बॉन्ड के एक साइड दोनों मिथाइल और दूसरे केस में डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दोनों मिथाइल। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर हीट हाइड्रोजनेशन की बात करें तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी, हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो दोनों की वैल्यू अलग आएगी, क्लियर। इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये सारी की सारी वैल्यूज अलग आएंगी। तो इसका दो स्टीरियो आइसोमर्स, दोनों का आईयूपैक नेम सेम है, लेकिन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जो रिलेशन शो करने वाले हैं वो कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहली कंडीशन ये कि सिस्टम में अगर पाई बॉन्ड है तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन होगा। अब हम सोचते हैं क्या कोई और भी केसेस हैं जिसमें रेस्ट्रिक्शन हो, तो वो होगा साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम के अंदर में रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे उसको मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये एक कार्बन है और एक दूसरा कार्बन है और एक तीसरा कार्बन है और इन तीनों को मिलाकर मैंने ऐसे बना दिया और ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो इस साइक्लोप्रोपेन में अगर मैं इस पर्टिकुलर को ऐसे सोचूं कि एक मिथाइल ऊपर और इस पर्टिकुलर कार्बन और दूसरा मिथाइल ऊपर, मतलब दोनों मिथाइल एक साइड लगे हैं, तो इस पर्टिकुलर बोला जाएगा सिस फॉर्म। लेकिन अगर मैंने इस पर्टिकुलर मिथाइल को ऊपर कर दिया और इस मिथाइल को नीचे कर दिया, इसका ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक ऊपर एक नीचे, दिस विल बी ट्रांसफॉर्म। और साइक्लिक सिस्टम में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं रोटेट करूंगा तो ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, रेस्ट्रिक्शन है, और एक केस में दोनों मिथाइल ऊपर है और एक केस में एक मिथाइल ऊपर है दूसरा मिथाइल नीचे है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर में हम बात कर सकते हैं कि एक होगा सिस और दूसरा होगा ट्रांस। जैसे अगर मान लो केस ऐसा सोचता हूं मैं कि एक साइक्लोप्रोपेन और इस साइक्लोप्रोपेन पे ये दो मिथाइल, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक लगा हुआ हाइड्रोजन और एक लगा है मिथाइल, इसी तरह इस पर्टिकुलर कार्बन पे लगा है एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल। तो इस पर्टिकुलर का भी मैं दो रूप सोच सकता हूँ, एक केस में ये दोनों मिथाइल एक साइड हो जाए और एक केस में दोनों मिथाइल अपोजिट साइड हो जाए। एक जिसमें दोनों मिथाइल एक साइड है, जिसमें मैंने दिखाया था एक साइड है, इस पर्टिकुलर को बोला जाएगा सिस। लेकिन अगर दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है तो इस पर्टिकुलर का नाम आएगा होगा ट्रांस। तो इसका मतलब साइक्लिक सिस्टम के अंदर रेस्ट्रिक्शन है और पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्शन मौजूद है। अब नया क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन है उन सभी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, तो होगा नहीं।
कि केवल ये पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होना चाहिए। तो इसका अगर एक पाई बॉन्ड है तो भी रेस्ट्रिक्शन होगा, अगर दो पाई बॉन्ड है तो भी सिस्टम में रेस्ट्रिक्शन होगा, एक रिंग है तो भी रेस्ट्रिक्शन होगा, दो रिंग है तो भी रेस्ट्रिक्शन होगा, पाई बॉन्ड और रिंग की कॉम्बिनेशन में है तो भी रेस्ट्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मैंने अगर ये वाला केस लिया था, ये वाला केस लिया था, तो इस पर्टिकुलर एटम्स को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड एटम्स। तो इसका इस रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे ये दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। क्लियर? इसी तरह अगर मैंने साइक्लिक सिस्टम लिया था और साइक्लिक सिस्टम मैंने ऐसा सोचा कि यहाँ H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एटम है। क्लियर? इस पे लगा हुआ ये दोनों अलग अलग है, और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एटम है जिस पे लगा हुआ ये दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब दो कंडीशन है कि ऐसे कोई स्टीरियो आइसोमर्स, फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब आईपैक नेम सेम होना चाहिए। तो ऐसे ये दो से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स जिनका आयोपैक नेम सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है, और वो ओरिएंटेशन का डिफरेंस आ रहा है रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण, और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे दोनों वैलेंसीज अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड हो दूसरा लोन पेयर हो, ठीक, तो वो पॉसिबल है। बस ये दिमाग में रखना है कि इस पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए और इस पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए। ठीक, अब चेक करते हैं कि अगर मैंने सिस्टम में बोला था कि पाई बॉन्ड मौजूद होगा उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब मैं पाई बॉन्ड सोच सकता हूँ, इवन कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड हो सकता है, इवन कार्बन नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड हो सकता है, इवन कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड हो सकता है, इवन कार्बन सल्फर का पाई बॉन्ड हो सकता है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड हो सकता है, सल्फर सल्फर का पाई बॉन्ड हो सकता है, इवन हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का पाई बॉन्ड हो सकते हैं, इवन हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड हो सकते हैं। मतलब बहुत सारे पाई बॉन्ड वाले सिस्टम केसेस हो सकते हैं। अगर रिंग की बात करें तो ये रिंग अल्केन्स का हो सकता है, ये रिंग ईथर्स का हो सकता है, ये रिंग्स अमीन का हो सकता है, क्लियर? ये रिंग सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का हो सकता है, थाईथर का हो सकता है। मतलब कोई भी रिंग की बात कर सकते हैं। मतलब पहली कंडीशन क्या थी? रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्शन मल्टीपल बॉन्ड्स के अंदर भी है और रेस्ट्रिक्शन साइक्लिक सिस्टम के अंदर भी है। लेकिन दूसरी मैंने किसके बोला था कि रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अगर मैंने A डबल बॉन्ड B ये सोच लिया तो इस पर्टिकुलर A पे लगा हुआ ये दोनों अलग होना चाहिए और B पे लगा हुआ ये दोनों भी अलग होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि चारों अलग अलग हो जाएं और यहाँ पे C हो जाए, यहाँ पे D हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि इस पे लगे हुए ये दोनों अलग होने चाहिए और इस पे लगे हुए ये दोनों अलग होने चाहिए। तो इसका अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात सोचा तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ B हम सोच सकते हैं। इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकता है इंपॉर्टेंट तब जब ये दोनों डिफरेंट हो और यही दोनों सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर? हम सोच सकते हैं कि दोनों अलग हो जाए वैलेंसी की बेसिस पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पॉसिबल है। अगर मैंने सोचा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो कार्बन पे यहाँ पे भी हम दोनों चीजें अलग कर सकते हैं, पॉसिबल है। और नाइट्रोजन के केस में पहले से डिफरेंस है, एक है लोन पेयर दूसरा है बॉन्ड पेयर। यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों पहले से ही अलग हो गए। तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ये दोनों अलग हो गए, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास दोनों लोन पेयर सेम है और दोनों लोन पेयर सेम है। इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लॉन्ग हम जीआई की बात नहीं करेंगे। अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर की बात सोची तो यहाँ पे हम डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर के पास दोनों लोन पेयर सेम हो गए। तो इसका मतलब इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ऑक्सीजन के केस में भी वही है, जब हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लिया तो यहाँ भी दोनों लोन पेयर सेम है, यहाँ भी दोनों लोन पेयर सेम है, इसका मतलब यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। सल्फर के केस में भी दोनों लोन पेयर सेम है, दोनों लोन पेयर सेम है, इसका मतलब यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात हम नहीं करेंगे। अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड की बात लिया तो ट्रिपल बॉन्ड में ये एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा और जब लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो इसको हम ऊपर नीचे की बात नहीं सोच सकते हैं। क्लियर? इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के अंदर चाहे वो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो, इनके अंदर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं सोचना है। क्लियर? दूसरा रिंग्स, तो ये किसी भी तरह की कोई भी रिंग हो सकती है। मैंने क्या बोला? रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब अगर मैंने साइक्लोहेक्सेन लिया तो साइक्लोहेक्सेन के कोई भी दो एटम को पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने इसको पकड़ लिया और इसको पकड़ लिया, इस पर्टिकुलर पे अगर दो अलग अलग वैलेंसीज आ गई, जैसे ऐसे आ गया, तो इस पे लगा हुआ ये दोनों अलग अलग हैं और इस पे लगा हुआ ये दोनों
अलग अलग हैं। इसका मतलब इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। क्लियर? दोनों मिथाइल ऊपर हो जाए और एक मिथाइल ऊपर हो जाए, दूसरा मिथाइल नीचे हो जाए। क्लियर? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन 1 2 की जगह पे 1 3 हो जाए। क्लियर? ऐसे बन जाए। इवन ये भी पॉसिबल है कि 1 3 की जगह पे 1 4 हो जाए, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। बस रिंग के केस में ये दिमाग में रखना है कि रिंग का कम से कम 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिसपे लगे हुए दोनों वैलेंसीज डिफरेंट हो। अगर ऐसा केस आ गया मतलब कंपाउंड में जीआई पॉसिबल है। अगर मैंने कोई भी रिंग वाला केस ले लिया, चाहे वो कार्बन कार्बन का रिंग होता, कार्बन ऑक्सीजन का रिंग होता, कार्बन नाइट्रोजन का रिंग होता, कार्बन सल्फर का रिंग होता, इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी रिंग के 2 एटम में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, तो इस पर्टिकुलर में एक जगह पे यहाँ पे मैं करता हूँ ए और बी, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा सकता हूँ, और इसमें इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे कहीं भी अगर मैंने डिफरेंस क्रिएट कर दिया ए और बी, तो इसका मतलब ये एक रेस्ट्रिक्टेड जिसपे दोनों डिफरेंट, ये एक रेस्ट्रिक्टेड जिसपे दोनों डिफरेंट, तो इसमें भी जीआई पॉसिबल होगा। इवन इसमें भी जीआई पॉसिबल होगा अगर मैं यहाँ पे कर दिया ए बी और इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे अगर मैंने कर दिया डिफरेंट ए और बी, तो रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें भी अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ए और बी और इनमें से किसी भी पोजीशन पे अगर मैंने डिफरेंस कर दिया और यहाँ पे कर दिया ए और बी, मतलब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रिंग हमेशा कार्बन कार्बन की होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी रिंग हो गई मतलब उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है। और दूसरा क्या था, रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका अगर केसेस को जनरलाइज करें तो केसेस को जनरलाइज करेंगे तो 5 केस आएंगे। एक होगा एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फर्स्ट एलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे लगा हुआ दोनों अलग और इस पे लगा हुआ दोनों अलग, ऐसा भी हो सकता है चारों अलग अलग हो। दूसरा एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे लगा हुआ दोनों अलग और इस पे एक लोन पेयर पहले से ही है, ये अलग हो चुका है और इस पे लगा हुआ अलग। तीसरा मैं इवन नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी सोच सकता था, एलोंग नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अगर मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी ले लिया तो इस केस में भी ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये डिफरेंट है। दोनों लोन पेयर एक साइड हो सकते हैं या एक लोन पेयर ऊपर हो सकता है, दूसरा लोन पेयर नीचे हो सकता है। इवन मैंने अगर एलोंग साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन्स केस में साइक्लो अल्कीन्स मतलब अगर मान लो मैं ऐसा जनरलाइज करूं कि ये 2 एटम है जिसमें हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर दें ए, यहाँ कर दें बी, यहाँ पे कर दें आपका ए, यहाँ कर दें बी, इवन ये सी और डी भी हो सकता है। इसी को अगर मैं यहाँ एन कर दूं और इसको अगर मैं एन कर दूं तो एन की वैल्यू अगर 0 0 कर दें तो ये दोनों मिलकर पाई बॉन्ड बना लेंगे, ये सी बन जाएगा। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 1 कर दें, इसकी वैल्यू 0 कर दें तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दें, यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर दें, ये 4 मेंबर रिंग बन जाएगी। और यही था रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के पास दोनों वैलेंसीज डिफरेंट, क्लियर? ये 4 बन गए। और इसी तरह से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिंग के अंदर भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो फिफ्थ केस बनता है ये होता है एलोंग साइक्लोअल्कीन, एलोंग साइक्लोअल्कीन्स, एलोंग साइक्लोअल्कीन्स विथ कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो इसका अगर मैं कभी साइक्लोअल्कीन्स की बात करना हूं तो साइक्लोअल्कीन्स में कार्बन का नंबर हमेशा ही 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 8 से कम वाले कार्बन का साइक्लिक सिस्टम लेते हैं और उसमें डबल बॉन्ड के बारे में सोचते हैं तो वो डबल बॉन्ड हमेशा ही एक साइड होगा, मतलब उससे बनने वाला कंपाउंड हमेशा ही सिस होगा। उससे कभी भी हम ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं सोच सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये सोचा क्लियर ब्यूटेन, इसी ब्यूटेन के इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अगर मैं इस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के साथ करा दूं, क्लियर, इन दोनों के द्वारा अगर मैं बॉन्ड के बारे में सोचूं तो ये होगा साइक्लोब्यूटेन। मतलब अगर एक ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के एक साइड ये मिथाइल और ये मिथाइल, इस कार्बन का ओवरलैपिंग इस पर्टिकुलर कार्बन से आसानी से करा सकते हैं और दोनों का ओवरलैपिंग के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कौन सा होगा, सिस। मतलब इस डबल बॉन्ड के अलोंग दोनों अल्काइल एक साइड लगे, दोनों हाइड्रोजन एक साइड लगे हैं, इसका ये जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड इज सिस। लेकिन अगर मैं ट्रांस के बारे में सोचता हूँ कि क्या इसमें ट्रांस पॉसिबल है, तो इसका मतलब इस ट्रांस के लिए हमें इन दोनों
कार्बन के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग सोचनी है। मतलब ये डबल बॉन्ड, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, तो इसका इस कार्बन के साथ ऑर्बिटल के साथ हमें ओवरलैपिंग सोचना है। और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग की बात हम नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए 4 कार्बन में कभी भी ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा जो होगा वो होगा सिस। अगर मैं इसका नंबर को बढ़ा दूं और ये 5 सोचूं तो भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। लेकिन जो ही मैं नंबर 6 करता हूँ थोड़ा सा पास आता है, जो ही मैं नंबर 7 करता हूँ और पास आता है, और 8 करते ही ये बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और पास आते ही इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाती है। तो इसका ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट कितनी है 8 कार्बन की। तो 8 कार्बन का ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है और 8 कार्बन का सिस फॉर्म भी पॉसिबल है। 8 कार्बन का सिस फॉर्म भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब अगर 2 फॉर्म पॉसिबल हैं, एक सिस और दूसरा ट्रांस, और दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर है, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है, तो इन दोनों को हम स्टीरियोआइसमस बोलेंगे, क्योंकि आइपैक नेम भी सेम है और स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं कभी साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड के अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ कार्बन हमेशा 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैंने 10 कार्बन का सिस्टम सोचा होता और 10 कार्बन का साइक्लोअल्कीन्स अगर सोची होती, तो इनमें से कहीं भी डबल बॉन्ड बना दूं, साइक्लिक सिस्टम बन जाएगा, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ सोचा तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के अलोंग एक मिथाइल इधर है, दूसरा मिथाइल इधर है, मतलब दोनों एक साइड है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ सोचता तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एक मिथाइल या अल्काइल इधर है, दूसरा अल्काइल इधर है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस केस इज ट्रांस। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस केस इज सिस। तो एक केस आपने सिस बनाया और दूसरा केस आपने ट्रांस बनाया। तो इसके अंदर 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, मॉलिक्यूल्स में सिस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में ट्रांस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन को 8 से कम सोचता हूँ, तो 8 से कम वाले केस में हमेशा जो केस होगा द केस विल बी सिस। सिस मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड होना चाहिए, ट्रांस का मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप अपोजिट होने चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करता हूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 5 केसेस हैं। क्लियर? फर्स्ट अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेकंड अलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, थर्ड अलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फोर्थ अलोंग साइक्लोअल्केन्स, फिफ्थ अलोंग साइक्लोअल्कीन्स विद कार्बन ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। 8 कार्बन का साइक्लोअल्कीन्स कम स्टेबल होगा क्योंकि ओवरलैपिंग कम होगी। 9 कार्बन से थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी, 10 कार्बन पे और ज़्यादा स्टेबिलिटी, 11 पे और ज़्यादा स्टेबिलिटी, 12 पे और ज़्यादा। मतलब जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ाते चले जाओगे उसका ट्रांसफॉर्म स्टेबल होता चला जाएगा, सिस फॉर्म कम स्टेबल होता चला जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अप टू 8 to 12 सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म, बट आफ्टर 12 after 12 कार्बन ट्रांस साइक्लोअल्कीन्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। लेकिन अगर ओपन चेन है तो ओपन चेन में मतलब ये अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का विदाउट रिंग वाला केस है, तो इस केस में जनरली ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। तो हमेशा केयरफुल रहिएगा कि अगर मैं रिंग का केस की बात कर रहा हूँ और स्टेबिलिटी की बात देखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब कार्बन की लिमिट 12 से कम अगर आ रही है, तो ट्रांस तो फॉर्म ही हो रहा था 8 के बाद, तो 8 और 10 12 के बीच में जितने भी फॉर्म्स हैं, क्लियर, साइक्लोअल्कीन्स वाले फॉर्म्स हैं, उसमें सिस ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस की स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन 12 कार्बन से ज़्यादा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, सिस कम स्टेबल, और यहाँ पे हमेशा ही ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, सिस कम स्टेबल। क्लियर? अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ और एग्जांपल से क्लियर करो, जैसा मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कंपाउंड जी शो करेगा, तो बेसिक क्या है, ये इसी को हमेशा दिमाग में रखना है कि ए पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए, बी पे लगा हुआ दोनों अलग होना चाहिए। अगर ऐसा केस कहीं भी मॉलिक्यूल्स के अंदर आ गया, कहीं भी बोल रहा हूँ, मतलब अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे किसी भी जेब में पैसे हों, मतलब मेरे पास पैसे हैं, तो अगर पूछा जाए क्या ये मॉलिक्यूल जी शो करेगा, मतलब मॉलिक्यूल में कहीं भी वो कंडीशन दिख जाए, मॉलिक्यूल्स में कहीं भी ये कंडीशन दिख जाए, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। क्लियर? जैसे मान लो ये केस लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर केस में इस कार्बन पे दोनों वैलेंसी तो डिफरेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बन पे दोनों वैलेंसी सेम है, तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये केस लूँ, ये केस लूँ, तो यहाँ भी लगा हुआ दोनों सेम है और यहाँ भी लगा हुआ दोनों सेम है, तो इसका इसके अंदर भी जीआई नहीं है, इसके अंदर भी जीआई नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी पर्टिकुलर को इस रूप में सोचूं, इस रूप में सोचूं, इसका मतलब इस पे लगा हुआ दोनों तो सेम है,
मतलब यहाँ तो GI नहीं है, इस पे लगा हुआ दोनों सेम है, मतलब यहाँ भी GI नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर बॉन्ड को, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में इस कार्बन पे मतलब A पे लगा हुआ ये दोनों अलग अलग हैं। और इस पर्टिकुलर B के बारे में सोचो कि B पे लगा हुआ ये दोनों भी अलग अलग हैं। मतलब A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, B पे लगा हुआ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन को मैं एक साइड ले लूं और स्ट्रक्चर ऐसे बना लूं, मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड हो गए और दोनों विनाइल ग्रुप ये एक साइड हो गए। मतलब कहीं भी अगर ऐसा केस आ गया A डबल बॉन्ड B, A के ऊपर दोनों वैलेंसी अलग, B के ऊपर दोनों वैलेंसी अलग, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। क्लियर? अगर मैंने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस ले लिया और ऐसा सोच लिया, यहाँ पे आपने H ले लिया, यहाँ पे आपने CH3 ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, तो पूछा जाए कि इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? हाँ, क्योंकि इस पे लगा हुआ दोनों अलग अलग हैं, इस पे लगा हुआ दोनों अलग अलग हैं। इस केस में हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो जाए और लोन पेयर यहाँ पे आ जाए। तो इस केस में दोनों हाइड्रोजन एक साइड एक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड इस केस में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम बाद में सिखाएंगे आपको, इसके लिए बोलते हैं सिन और इस पर्टिकुलर बोलते हैं एंटी। क्लियर? इसी तरह से हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन सोच लें कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में अगर पूछा जाए कि क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर GI पॉसिबल है या नहीं है, आप क्या कहोगे? है। रीजन? क्योंकि इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पे लगा हुआ दोनों अलग अलग है और इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पे भी लगा हुआ दोनों अलग अलग है। मतलब केस है GI का, A डबल बॉन्ड B, A पे लगा हुआ दोनों अलग, B पे लगा हुआ दोनों अलग। चेक करना चाहें तो हम बना सकते हैं, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, दोनों हाइड्रोजन एक साइड, दोनों लोन पेयर एक साइड। और हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, और दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलावा भी GI पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं साइक्लोल केस वाला केस, और साइक्लोल केस वाले केस में अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे दूं, ऐसे दे दूं और आपसे पूछूं क्या इस केस में GI है, तो क्या कहोगे? है। रीजन? रेस्ट्रिक्शन है और साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंस है, मतलब GI पॉसिबल है। अगर चेक करना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं, H CH3 CH3 ये बना सकते हो। इस पर्टिकुलर में दोनों मिथाइल एक साइड है, मतलब ये सिस है, और इसी पर्टिकुलर में अगर मैं दोनों को अपोजिट कर दूं और केस ऐसा सोच लो, ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर केस है दैट विल बी ट्रांस। तो ये पोजीशन 1-2 भी हो सकती है, ये पोजीशन 1-3 भी हो सकती है, ये पोजीशन 1-4 भी हो सकती है। तो कहीं भी मॉलिक्यूल्स में अगर रेस्ट्रिक्शन आ जाए, रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंस आ जाए, मतलब GI होगा। अगर मैंने मान लो 8 या 8 कार्बन से ज्यादा का साइक्लिक सिस्टम सोचा, उसमें डबल बॉन्ड सोचा, तो इसका मतलब अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्या इस मॉलिक्यूल में GI पॉसिबल है, तो क्या कहोगे? है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 10, और जब नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है, और इस पर्टिकुलर का इवन ये सिस फॉर्म भी पॉसिबल है। तो मैं ये भी चेक करना चाहूँगा कहाँ पे सिस फॉर्म की पॉसिबिलिटी होगी, कहाँ का ट्रांसफॉर्म की पॉसिबिलिटी होगी। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? पेन। इसी पेन को उस बॉन्ड पे रख लो, और बॉन्ड पे रखने के बाद चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड हो तो इसका मतलब वो फॉर्म है सिस, और अगर अपोजिट हो तो फॉर्म है ट्रांस। जैसे अगर मैंने पेन यहाँ रखा तो दोनों अल्काइल एक साइड है, ये फॉर्म होगा सिस। अगर मैंने यहाँ रखा तो दोनों अल्काइल एक साइड है, ये भी फॉर्म होगा सिस। अगर मैंने यहाँ रखा तो भी एक साइड है, सिस। लेकिन अगर मैंने यहाँ रखा तो ये फॉर्म अपोजिट के लिए ट्रांस। अगर मैंने यहाँ रखा तो दोनों अल्काइल अपोजिट, इसका मतलब ट्रांस। यहाँ रखा सिस, यहाँ रखा सिस, यहाँ रखा सिस। इस पोजीशन पे अपोजिट, इसका मतलब ट्रांस। इस पोजीशन पे अपोजिट, इसका मतलब ट्रांस। यहाँ पे एक साइड, इसका मतलब सिस। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमेशा केयरफुल होना है कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें डबल बॉन्ड के अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना हो, लेकिन साइक्लिक सिस्टम के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो। मतलब ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस में साइक्लो अल्कीन्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। मतलब इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के अलावा तो GI नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर सोचूं तो इस पे लगा हुआ दोनों अलग अलग हैं, और इस पे लगा हुआ दोनों अलग अलग हैं।
मतलब इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो इसका मतलब ये साइक्लोअल्कीन का केस है, इसके अलोंग हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने हैं, लेकिन इसके अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देखने हैं। अगर मान लो इसको बनाना चाहूँ तो हम ऐसे बना सकते हैं कि ये एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे CH3 H और H, और इसी को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि दोनों मिथाइल अपोजिट कर दें और यहाँ पे करते हैं CH3 H और H। तो इसका मतलब एक केस में दोनों मिथाइल एक साइड सिस, दूसरे केस में दोनों मिथाइल अपोजिट साइड का मतलब ट्रांस। तो पॉसिबिलिटी है। इवन मैं इस पर्टिकुलर में डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकता था, तो इसके अलावा किसी यही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इसका बनाता तो यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता। क्लियर? हम चेक कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंस है। तो डबल बॉन्ड के अलोंग CI नहीं है, डबल बॉन्ड के अलोंग CI नहीं है, लेकिन साइक्लोअल्केन्स के अलोंग हमने GI देख लिया। मतलब ये भी जो केस बनेगा वो GI का बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें एक डबल बॉन्ड पे अल्काइल ग्रुप लगाओ या कोई भी ग्रुप लगाओ और दूसरा इनमें से कहीं भी लगाओ, मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे तो हमने डिफरेंस देख लिया कि यहाँ पे हमने देख लिया कि इस पे लगा होगा दोनों अलग अलग है। क्लियर? जब अलग अलग है तो एक ऊपर होगा दूसरा नीचे होगा। लेकिन जब हमने डबल बॉन्ड के ऊपर सोचा तो डबल बॉन्ड के ऊपर मतलब ये कार्बन है sp2, और अगर ये कार्बन sp2 है, ये प्लेनर है, मतलब मिथाइल उसके प्लेन में होगा, और जब मिथाइल उसके प्लेन में होगा तो ऊपर नीचे नहीं सोचेंगे। और अगर ये प्लेन में है और एक ऊपर है तो कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं होगी, नीचे है कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर केस है वो केस है sp2 कार्बन वाले। क्लियर? मतलब इस पे लगे हुए, इस पे लगा देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन हमेशा ही 8 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो केस है वो टेट्राहेड्रल कार्बन का है, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमेशा केयरफुल होइएगा कि रिंग के अंदर क्या वो टेट्राहेड्रल है या प्लेनर है। टेट्राहेड्रल के ऊपर देखना चाहते हैं तो दोनों वैलेंसी डिफरेंट, लेकिन अगर प्लेनर के ऊपर देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन हमेशा ही 8 से ज्यादा होना चाहिए। तो ही हम सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। लेकिन लास्ट ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो कभी कभी केस ऐसा दिखाई दे सकता है कि ये केसेस हों, एक केसेस ना हो लेकिन फिर भी स्टीरियो आइसोमर्स हों। क्लियर? तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि स्पेस में अगर ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो रहा है और वो डिफरेंस रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन के कारण हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। जैसे मान लो कभी केस ऐसा दे दे जहां से ये चीजें डराइव हुई हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंड रोटेशन और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स जहां से डराइव हुआ है वो क्या है? स्टीरियो में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देखने से सेम लगे लेकिन ओरिजिनली स्पेस में अलग ओरिएंटेशन है। जैसे ये ले ले, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन पे लगा हुआ दोनों डिफरेंट है, कार्बन चेक करें ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आगे भी सेम है, आगे भी सेम है। क्लियर? अगर इसके अलावा चेक करें तो इस पे लगा हुआ दोनों डिफरेंट है लेकिन आगे सेम है, इसके आगे भी सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है, फिर सेम है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन कहेगा कि इसके अलोंग भी GI नहीं है और इसके अलोंग भी GI नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि एक केस में ऐसा बनाओ जिसमें एक केस में ऐसा बनाओ जिसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इधर लोन पेयर इधर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, मतलब दोनों अल्काइल एक साइड हैं, सॉरी दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड हैं। लेकिन अगर मैं केस ऐसा बनाऊं जिसमें एक लोन पेयर तो इधर ही रहने दूं लेकिन इस लोन पेयर की पोजीशन को मैं इधर कर दूं, इधर कर दूं, तो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है और इसका ओरिएंटेशन अलग है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर को भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। मतलब ये एक साइक्लिक सिस्टम, लोन पेयर इधर है, बॉन्ड पेयर नीचे, और एक केस में लोन पेयर ऊपर है, दूसरा लोन पेयर नीचे है, एक बॉन्ड पेयर ऊपर है, एक बॉन्ड पेयर नीचे है। तो बेसिक जहां से डिराइव हुआ है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस, वो डिफरेंस ओरिएंटेशन का भी हो सकता है, वो डिफरेंस अटैचमेंट का भी हो सकता है। तो अटैचमेंट में भी डिफरेंस है तो भी ज्योमेट्रिकल है, अगर वो ओरिएंटेशन में भी डिफरेंस है तो भी वो ज्योमेट्रिकल है। तो ये जनरलाइज जो केस करते हैं तो उसमें हम अटैचमेंट का डिफरेंस के बेसिस में सोच लेते हैं कि अगर एक साइड अटैचमेंट है या अपोजिट साइड अटैचमेंट है ग्रुप का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिखाई दे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है लेकिन ओरिजिनली मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर ऐसे भी सोचूं कि दो से ज्यादा हो जाए, अगर केस में ऐसे ले लूं, केस में ऐसे ले लो
और आपसे पूछूं कि क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल है नहीं है, तो क्या कहोगे? इसके अलोंग अलग है, यहाँ सेम 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 सेम, तो पहला ऑब्जर्वेशन जीआई नहीं होगा। इसके अंदर सोचा जाए ये दोनों डिफरेंट, सेम 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 सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। इसके अलोंग सेम 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 और सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही कहेगा कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ऐसे भी करूंगा कि ये एक कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये तीसरा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके अलोंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये केस बना लिया। और दूसरे केस में अगर इलेक्ट्रिक पार्टिकल में 2 की वैल्यू फिक्स कर दूं और तीसरे की वैल्यू को चेंज कर दूं, मान लो मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया, और इन दोनों को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे बन गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स चेंज कर दी और यहाँ पे कर दिया बॉन्ड पेयर और यहाँ कर दिया लोन पेयर। अब चेक करते हैं, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब केवल लोन पेयर बॉन्ड पेयर अल्टरनेट होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, और स्पेस में अगर डिफरेंस है तो इस कंपाउंड के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो लास्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने की पहली कंडीशन, मॉलिक्यूल विल हैव रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, एंड सेकंड रेस्ट्रिक्टेड एटम्स हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब्स्टिट्यूएंट्स स्पेस में भी डिफरेंस को दिखा सकते हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट्स एटम के अटैचमेंट में, एटम के मतलब स्पेस में ओरिएंटेशन के डिफरेंस से भी आ सकता है।